नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इंटरनेशनल मार्केट्स में लगातार बेस मेटल्स में दबाव बरकरार है। एल्यूमिनियम LME पर 7 महीने के लोज पर है तो निकल में लगातार चौथे दिन दबाव है। जिंक की अगर बात करें तो भाव 6 महीनों के करीब पहुंच गया है। LME और MCX पर कॉपर में करीबन 2.5% से ज्यादा की यहां पर गिरावट देखने को मिली है। क्या है कारण, क्यों बना है मेटल्स पे इतना दबाव, कहां पर खरीदारी के मौके हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फाइनेंशियल मार्केट्स टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार, एंजल वन के प्रथमेश माल्या एंड SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। निशांत, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका आवाज पर डेब्यू भी है और आपके पिछले कई सालों से हम चार्ट्स भी लगातार यहां पर देखते हुए नजर आए हैं और एक एक करके यहां पर मेटल्स पे जानना भी चाहेंगे कि किस तरह का कारोबार रह सकता है। सो निशांत, सबसे पहले तो आपसे फेरस मेटल्स पे बात करना चाहेंगे। स्टील, आयरन ओर और काफी सारी कंपनीज भी हैं जो यहाँ पर ये मटेरियल, ये मेटल एज अ रॉ मटेरियल भी लेती हैं, कंज्यूमर्स भी हैं और उन सभी के फायदे के लिए भी ये होगा। फेरस मेटल्स में कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, स्पेशली स्टील के? थैंक यू मनीषा जी। स्टील प्राइसेस अभी थोड़े से दबाव में है। अगर मैं बड़ी कंपनी जैसे टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके चार्ट्स देखता हूँ तो इनमें थोड़ा सा अभी दबाव है, बट कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस। अगर आप टाटा स्टील की बात करें तो 108 109 के आसपास स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। बट मेरा मानना है कि अगले कुछ महीनों में ये प्राइस अच्छे से ब्रेकआउट दे सकता है और कुछ 3 से 6 महीने में आप इसको 124 के आसपास देख सकते हैं। तो मेरा मानना है स्टील में दबाव थोड़े टाइम तक रह सकता है, मगर अगर आप लंबी अवधि के लिए देखें तो स्टील में अपसाइड काफी अच्छा दिखाई देता है। ऑलराइट, तो यानी यहाँ से 1 से 3 से 6 महीने के बीच में अपसाइड टारगेट्स बनते हुए नजर आएंगे। अंडरलाइन कमोडिटी की भी अगर यहाँ पर बात की जाए निशांत, तो आप कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स को कैसे देखते हैं? मनीषा जी, अगर हम कमोडिटीज की या मेटल्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स पे बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप देखें अक्टूबर 2022 से लगातार डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखी गई है। 114 115 के भाव से आज वो 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना है कि ये कमजोरी अभी भी बनी रह सकती है और अगले कुछ हफ्ते में आप डॉलर इंडेक्स को 97 98 चार्ट्स पे देख सकते हैं। इसका फायदा मेटल्स को जरूर होगा। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर ने 3.9 3.95 के पास अच्छा कंसोलिडेशन बेस बनाया है और यहाँ से अभी ऊपर जाने का काफी गुंजाइश बनती है। 4.35 के आसपास अगर आप चार्ट देखें तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है, बट चार्ट की अगर बात करें तो बहुत ही सुंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है कॉपर में। और अगर हम लंबी अवधि की बात करें 9 से 12 महीने के लिए, तो मेरे को हैरानी नहीं होगी अगर कॉपर को आप अपने पिछले हाईज $5 के पास देख सकते हैं। राइट, जी हाँ, काफी हद तक ट्रैफिक्यूरा गोल्डमैन सैक्स ने कहा भी है कि इसी साल में हम नए ऑल टाइम हाईज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनता हुआ देख भी पाएंगे। निशांत, दबाव यहाँ पर जिंक में अच्छा खासा देखने को मिला है, जहां पर अपने हाई से हमने काफी अच्छी खासी मुनाफा वसूली या गिरावट आते हुए देखी है। काफी हद तक वही हाल निकल का भी है। हाँ जी मनीषा, अगर आप जिंक, एल्यूमिनियम या निकल की बात करें, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी उछाल की वजह से इन मेटल्स में दबाव देखा जा रहा है। बट अगर मैं एल्यूमिनियम और जिंक की बात करूं तो इनके चार्ट्स काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहे हैं और अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा मानना है कि यहाँ से बॉटम कंसोलिडेशन के बाद आपको इनके प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो मैं काफी बुलिश हूँ इन दोनों मेटल्स में और अगर आप 9 से 12 महीने का नजरिया रखते हैं तो इन दोनों मेटल्स में काफी अच्छा अपसाइड दिखाई देता है। ओके, सिंस आप चार्ट्स बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं निशांत, अगर हम 3 से 6 महीने की यहाँ पर बात करें तो अगर एक मेटल आपको पिक करना हो तो वो चार्ट्स पे कौन सा बेहतरीन दिखता है? मनीषा जी, मैं कॉपर के साथ जाना चाहूंगा बिकॉज कॉपर काफी अच्छे से लीड कर रहा है सारे बेस मेटल्स को। उसने अपना अच्छा बॉटम बनाया है 3.9 3.95 के पास। अगर दूसरे मेटल्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो कॉपर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है मीडियम से लॉन्ग टर्म में। सो अगर आप 3 से 6 महीने में बात करते हैं तो कॉपर में काफी अच्छा अपसाइड अभी भी अवेलेबल है। एंड अगर एक लॉन्गर टर्म देखा जाए तो फिर, और आपको लगता है कि जो डिमांड हम सोलर पैनल से लेकर ईवीज और ऑटोमोबाइल्स और जो AI की बातें कर रहे हैं और काफी हद तक जो एल्यूमिनियम, जिंक, निकल भी यहाँ पर यूज होने की बात है, अगर कॉपर को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी मेटल्स को कैसे रैंक करेंगे आप, कैसे उनको रैंक करेंगे?
हाँ जी, तो मेरा दूसरा मेटल चॉइस रहेगा एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ट अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम अपना बॉटम बना के अब बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। ओके। जिंक में अभी भी थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, सो जिंक में थोड़ा सा लैग इफेक्ट हो सकता है, बट अगर आप रेटिंग दें सारे मेटल्स को तो कॉपर के बाद एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। ऑल राइट, तो वो टॉपिक्स हैं यहाँ पर कॉपर एंड एल्यूमिनियम को लेके। प्रथमेश, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। जैसे निशांत कह रहे हैं कि चार्ट्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से कॉपर एल्यूमिनियम उन्हें बेहतर लगते हैं आने वाले 3 से 6 महीने में। आप कैसे देखते हैं एक नियर टर्म पोजिशनल स्ट्रैटेजी के लिहाज से अंडरलाइन कमोडिटी? आई थिंक नियर पोजिशनल स्ट्रेटजी में मेरे ख्याल से सारे बेस मेटल्स में एक गिरावट का मेरे ख्याल से चल रहा है, और ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी आपको दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जहाँ की बात करें 740 735 नीचे गिरावट तक की उम्मीद कर सकते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम 211 के पास ट्रेड हो रही है, कमोडिटी 200 तक भी गिर सकती है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर मेरे ख्याल से यहाँ से नियर टर्म पे आपको ज्यादा वीकनेस दिखा। ऑल राइट, वंदना, आप भी इसी के साथ जाना चाहेंगे कि अगर निवेश करना है अंडरलाइन कमोडिटी में या रिलेटेड स्टॉक्स में तो कॉपर एल्यूमिनियम एक बेटर बेट है? जी बिल्कुल मनीषा, मुझे फिलहाल लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कॉपर में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आएगा तो एक वैल्यू बाइंग भी यहाँ पे मिल सकती है। रीजन भी है यहाँ पे कि 15% यहाँ पे पेरू में प्रोडक्शन अप है और इंपोर्ट यहाँ पे कम है चाइना का। कुछ बियरिश यहाँ पे क्यूज आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। नीचे में मुझे लग रहा है कि अगर मे कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो 750 से 740 एक बहुत बढ़िया रेंज रहेगा जहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। 3 से 6 महीने का अगर टाइम पीरियड है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत बढ़िया ये लेवल रहेगा बाइंग के लिए। अगेन यहाँ पे हम 880 तक के जो लेवल्स हैं 2023 में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों मेटल्स में अच्छी खासी तेजी है। और इससे पहले कि हम ब्रेक लें, और निशांत क्योंकि आप हमारे साथ हैं ही और आप यहाँ पर रिलेटेड स्टॉक्स को भी फॉलो करते हैं तो बहुत दूर नहीं है ये दोनों चीजें। मेटल्स में अगर आप स्टॉक्स देखते हैं तो वो कहाँ पर नजर है आपकी? आप हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, अगर हम कॉपर में देखते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। 100 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ से अगर आप अपसाइड देखें तो अच्छा अपसाइड दिखता है। 109 110 तक का 1 से 2 क्वार्टर में आप देख सकते हैं। बट अगर आप लंबी अवधि देखें 6 से 9 महीने तो 130 के आसपास आपको ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टील में बात करें तो टाटा स्टील 108 109 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 109 रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो उसको ब्रेक करने के बाद 1 से 2 क्वार्टर में आपको 124 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा अपसाइड है। और अगर आप ऑल टाइम प्ले देखते हैं तो वेदांता मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। 275 के पास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसमें अपसाइड काफी बहुत अच्छा दिख रहा है। 300 के आसपास आप इसको 101 से 2 क्वार्टर में देख सकते हैं। तो वो कमोडिटीज एंड रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात होती हुई, वी आर होपिंग कि आपने इसे नोट कर लिया है और एक नियर टर्म में अगर आप अपनी पोजीशंस बना रहे हैं तो इन सभी कमोडिटीज को अपने पोर्टफोलियो में जरूर यहाँ पर शामिल करें। बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ आज यहाँ पर बनने के लिए और उन सभी मेटल्स पे अपनी राय भी देने के लिए। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने बाकी एक्सपर्ट से बात करेंगे कि कमोडिटीज में स्ट्रैटेजीज यहाँ पर क्या बनाई जाए। आपका स्वागत है। अपने एक्सपर्ट से हम उनकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी जानने का समय है। और प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, मेटल्स पे तो हमने बात की ही है लेकिन बाकी कमोडिटीज में अब यहाँ पर क्या राय है? मेरे ख्याल से मनीषा सिल्वर में यहाँ पे गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। सिल्वर का मई वायदा 73,600 तक आपको नीचे गिरावट दिख सकती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के पर्सपेक्टिव में 74,600 पे मई वायदा बेचना चाहिए। 75,240 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में 73,640। सिमिलर नेचुरल गैस में गिरावट रह सकती है, 170 तक की फॉल दिखाई दे रही है, तो आपको बेचना है तो 181 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 187 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 170 के लिए रहेगा। ऑलराइट, तो वो नेचुरल गैस में यहाँ पर आया है 2% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। लेकिन वंदना, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? मनीषा, मुझे कैस्टर में थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से प्रोडक्शन नंबर्स पड़े हैं और एक्सपोर्ट नंबर यहाँ पे कम हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो एक यहाँ पे दबाव दिखना चाहिए। 6230 एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए।
6000 का टारगेट होगा, थोड़ा सा ये पोजिशनल कॉल है, इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 6340 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जीरा है, सबकी फेवरेट है, बुलिश ट्रेंड है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अराइवल प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकता है प्राइस यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 40,800 एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 40,200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 41,100 का। ऑलराइट, तो और बिक वाली की राय यहाँ पर है। वंदना, आपको लगता है जीरे में जो करंट अप ट्रेंड है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है? जैसे आपने कहा कि फर्स्ट राउंड ऑफ रन अप रैली यहाँ पर हो चुकी है, क्या रेंज देखेंगी, कहां तक सपोर्ट आता हुआ देखेंगी, और दूसरे रन अप के लिए अब क्या कुछ आना चाहिए बाजार में? जी मनीषा, एक चीज तो है कि कैरी फॉरवर्ड ग्लोबली यहाँ पे नहीं है, पाइपलाइन ड्राई है, तो बहुत ज्यादा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप कह सकते हैं कि नो रूम पर शार्प करेक्शन। लेकिन मुझे एक लेवल लग रहा है कि 38,500 से 37,000 का जो एक जोन है, 37,500 का, वहां तक ये कमोडिटी जा सकती है, वहां पे अच्छी खासी लेवाली फिर से बनेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक रैली हिटअप हो चुकी है, राइवल प्रेशर है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में ही दिखेगी ये कमोडिटी, और सेलिंग साइड रहना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि बहुत बड़ी मंदी आई ऐसा नहीं लगता, लेकिन बाजार भावों में, और वो चार्ट आप देखिए अपने सामने, 6 महीने में 68% का मुनाफा यहाँ पर इसने कमा के दिया है। तो क्लियरली जो किसान हैं जिनके पास माल पड़ा हुआ था उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर जीरे में कमाया है। आप देख सकते हैं 68% के गेंस। एक्चुअली अगर 3 महीने का और 1 महीने का चार्ट भी देखें तो नियर टर्म और स्लाइटली मीडियम टर्म सभी तरीके से जीरे में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 25% की तेजी यहाँ पर 3 महीने में आती हुई नजर आई है, और 1 महीने की अगर बात करें तो आई थिंक 15% जैसे गेंस इसने आपको तब भी यहाँ पर दिए हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पर जो बात करना चाहेंगे वो ईसबगुल है। वंदना, बहुत दिन नहीं हुए इसे, हफ्ता भर भी नहीं हुआ है शायद, लेकिन कैसे देखती हैं आप यहाँ पर कारोबार? क्योंकि वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, पार्टिसिपेशन अच्छा है, बाजार ने इसे दोनों हाथों से लिया है, और जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है वो भी काफी पॉजिटिव फिनोमिनल है एक्चुअली। जी मनीषा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया हुआ है। ये कमोडिटी लॉन्च से पहले भी अच्छा खासा एक रन अप आता हुआ देखा है इस साल में इसने, लेकिन जिस तरीके से की प्लेयर है यहाँ पे भारत, और इंपोर्ट भी यहाँ पे सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मुझे लग रहा है कि डिमांड फार्मास्यूटिकल से यहाँ पे तो बढ़ना ही है। और यहाँ पे जो प्राइसेस है, सप्लाई साइड बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, मुझे लग रहा है कि 25,670 के करीब ये कमोडिटी है। यहाँ से अगर 1 महीने का टाइम फ्रेम लेके चले तो ऊपर में मुझे लग रहा है 26,500 से 26,600 के करीब यहाँ पे जो एक लेवल है वो देख सकता है। मेरा ये सुझाव यहाँ पे रहेगा, थोड़ा करेक्शन आने दे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे एक रैली आता हुआ हमने देखा है। 25,200-300 के करीब बाइंग करे, और 1 महीने की अवधि के हिसाब से मुझे लग रहा है 26,500 तक के लिए यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, पार्टिसिपेशन अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहेगा। वंदना, जहां तक ईसबगुल की बात है, 10-15 हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव हमने पिछले 2-3 महीने में ही यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। यहाँ पर भी कोई कॉन्क्रीट अच्छी खासी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन नहीं है, या फिर जीरे की जैसा ही यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने। मोर ओवर यहाँ पे क्योंकि सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि करेक्शन आएगा भी तो 25,000 तक आएगा, 24,800 आएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर से एक रन अप आता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे मानसून सीजन है, या आप कह सकते हैं कि समर सीजन का अभी शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें ईसबगोल का जो कंजम्पशन है वो यहाँ पे सीजनैलिटी के हिसाब से काफी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि दवाइयों में भी ये यहाँ पे यूज होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डिमांड है वो अपसाइड का ही रहेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बढ़ने की संभावना है, तो डाउनसाइड लिमिटेड है 24,800 के करीब, अपसाइड इनफैक्ट मुझे ज्यादा लग रहा है 26,500 से लेके 26,800 का। ऑलराइट, तो ये दो कमोडिटीज हैं, जीरा और ईसबगुल, दोनों में ही बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। ऑफ कोर्स जीरे में कुछ मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऑलरेडी अच्छा खासा गेन अप देख चुका है, तो मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन है। जहां तक ईसबगुल है, यहाँ पर भी खरीदारी करके आपको काम करना है। एक प्रथमेश, एक कमोडिटी जहां पर बाजार अभी अभी निकल के आया है अक्षय तृतीया के बाद, वो है सोना, और अभी भी काफी वेरीड व्यूज हैं कि अक्षय तृतीया में किस तरह की खरीदारी हमने आते हुए देखी है। कुछ बाजार मानते हैं कि 20% की बढ़त है, कुछ मानते हैं 40% की है, कुछ पिछले साल के हिसाब से नेगेटिव भी इसे देख रहे हैं। तो ज्वेलरी की मांग तो यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन बुलियन बहुत लोगों ने यहाँ पर नहीं लिया। लाइट वेट ज्वेलरी सब मानते हैं कि लोगों ने यहाँ पर खरीदी है अक्षय तृतीया को मार्क करने में। तो एक तो ऑफकोर्स यहाँ पर टोकनाइज बाइंग ही देखने को मिली है, लेकिन करंट लेवल्स पे फॉरेन इन्वेस्टर अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर, नियर टर्म ट्रेडर, क्योंकि कल यहाँ पर यूएस के फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर्स आएंगे, अगले हफ्ते फिर यूएस की फेड मीटिंग भी है, तो अगला एक हफ्ता यहाँ पर कैसा रह सकता है सोने के लिहाज से? I think Manisha 25 basis point is something, means almost 90% probability है फेड वॉच टूल के हिसाब से, so it is discounted.
बट उसके अलावा मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गर डॉलर एक काफी बड़ा हेडविंड है गोल्ड को फर्दर राइज के लिए। मेरे ख्याल से 1930 तक की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है डॉलर टर्म्स, और यहाँ पे और गिरावट अगर आप रुपी टर्म्स में बात करें तो 59,300 तक का फॉल भी देखने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। सो इमीडिएट नियर टर्म पे अगर आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करनी है, नेक्स्ट वीक में भी करनी है, नेक्स्ट वीक के कैरी फॉरवर्ड भी करना है, या फिर एक कंटिन्यूस वीक में रखना है, तो मेरे ख्याल से उछाल में बेचने की सलाह रहेगी। 60,000 के पास में बेचने की सलाह रहेगी। 60,300 का स्टॉप रहेगा। नीचे में अराउंड 59,600 पहला, बाद में 59,300 के आपको 2 टारगेट लेके चल सकते हैं। राइट, अगर आप सोने को फिलहाल यहाँ पर स्क्रीन पे देखें तो बहुत समय के बाद इस तरह का चार्ट देखने को मिला है कि सिर्फ 2 रुपए की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है, परसेंटेज वाइज 0.00, तो क्लियरली बहुत ही सपाट सा कारोबार यहाँ पर फिलहाल सोने में देखते हुए। प्रथमेश, इन्वेस्टर्स के जैसे मैंने कहा वो कहाँ तक इसका इंतजार करें? आपको लगता है 59,000 58,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, या फिर वो एज ऑफ नाउ फॉर द नियर टर्म रूल्ड आउट है? आई थिंक इफ यूर इन्वेस्टर, अगर आप गोल्ड में है, लंबे डायरेक्शन का आपको होल्डिंग पीरियड है, तो फिलहाल का जो 59,60,000 का भाव है ऑलमोस्ट हाई प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे आपको नहीं निवेश करना चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से है तो आप मेरे ख्याल से डिप्स है 57,000 58,000, वहां पे आप एक्यूमुलेट करने की आप यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच करो, और आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए ऊपर में पॉसिबिलिटी है 62,000 64,000, बट जहां पे आपकी एंट्री है और वहां से कितना ऊपर जाता है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। सो फिलहाल करंट भाव पे यहाँ पे फिलहाल गोल्ड न खरीदे जो इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें। मेरे ख्याल से आपको 57 58,000 का भाव मिले, वहां पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। प्रथमेश, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर 80 टूटने वाला है ऐसा चार्ट्स दिखाते हैं। पिछले हफ्ते की 5% की गिरावट के बाद शुरुआत आज भी कुछ बहुत बेहतर नहीं हुई है। आई थिंक ये काउंटर काफी वोलेटाइल है मनीषा। आई थिंक अपसाइड में भी स्टॉप लॉसेस कहाँ लगा है, नीचे में स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, एक कंसिडरेबल क्वेश्चन मार्क रहता है। बट ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स है, डॉलर स्ट्रेंथ है, और मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से डिमांड की कंसर्न्स है, सारे फैक्टर्स घोल मिलाकर मेरे ख्याल से आपको क्रूड में ध्यान जो है नीचे का ही दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रोल पे देखूंगा यहाँ पे नीचे 6,100 और ऊपर में अराउंड 6,550। सो ये रेंज में आपको क्रूड रहेगा। बट ये अगेन यहाँ पे अगर आप कुछ स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं तो मैं ऑप्शंस में सेफ प्ले रखूंगा, और फिलहाल यहाँ पे 6,600 का कॉल ऑप्शन बाई करने की सलाह रहेगी। 120 का प्रीमियम पे मिल रहा है, ये 60 रुपए का स्टॉप रहेगा और टारगेट 300 के लिए रहेगा। अभी IMD की रिपोर्ट आई है, हमें थोड़ी देर पहले आई है, जिसमें कहा गया है कि ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका में बारिश और थंडर स्टॉर्म्स पड़ सकते हैं। कैसे देखेंगी वंदना इस रिपोर्ट को, और कौन सी फसलों पर नजर होगी? अभी बारिश में मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे ग्वार पे आ जाता है, तो वहां पे करेक्शन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है 5400 तक प्राइसेस आ सकते हैं। गम में भी मुझे लग रहा है कि 10,300 500 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकता है। तो पहली कमोडिटी तो ग्वार में यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा। अगर जो लिस्टेड नहीं है उसमें लग रहा है कि एक इमीडिएट रिएक्शन यहाँ पे राइस वगैरह में आएगा, क्योंकि सोइंग पैटर्न यहाँ पे चेंज हो सकता है। एकरेज बढ़ने की संभावना यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ती दिखती है। तो अभी तो फिलहाल सोइंग नहीं हो रही है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पे आता हुआ दिखता है। तो मुझे लग रहा है ग्वार फर्स्ट होगा जो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। और हमने देखा भी है हल्की सी खरीदारी निचले स्तरों पर यहाँ पर आती हुई नजर भी आई है। लेकिन इसके अलावा कॉटन में अब यहाँ पर क्या व्यू निकल के आ रहा है? क्योंकि काफी सारी बातें कॉटन की फसल को लेकर, आवक को लेकर, टेक्सटाइल डिमांड को लेकर भी आते हुए नजर आई हैं। एक्चुअली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान भी था कि करीबन 1,000 करोड़ रुपए का जो कॉटन का बिजनेस हुआ करता था वो हमने यहाँ पर सिंथेटिक में शिफ्ट होते हुए देखा है। तो काफी सारे चेंजिंग पैटर्न जैसे आपने कहा बाजार में देखने को मिल रहे हैं। कॉटन पे क्या इम्पैक्ट है? कॉटन में एक चीज बहुत ही रिमार्केबल है। हम लोगों ने ये देखा है कि प्रोडक्शन जो सप्लाई साइड है वो स्मूथ है मनीषा, लेकिन अराइवल्स जो है अभी वो 40% यहाँ पे डाउन है। और यहाँ पे अराइवल्स जो सप्लाई साइड है वो 40% यहाँ पे डाउन है, और यहाँ पे वेट हो रहा है एक्सपोर्ट डिमांड का। तो मेरे ख्याल से अभी उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ पे प्राइसेस थोड़े दिन के लिए मुझे लग रहा है कि 60,500 से लेके ऊपर की तरफ 63,000 तक एक रेंज में यहाँ पे रहेगा। अब देखना होगा कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कैसे यहाँ पे निकल के आता है, उसका इम्पैक्ट होगा। रही बात सोइंग की, तो मुझे लग रहा है कि ये एक नॉर्मल सोइंग वाला ईयर होगा।
तो जहां तक एग्री की बात है, यहाँ पर मई जून आगे मौसम कैसा रहता है, बारिश कैसे होती है, बुआई कैसे होती है, हम सारे इफ्स एंड बट्स में चले जाएंगे। जहां तक नॉन एग्रो की बात है, कल का फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी डेटा जो यूएस से आएगा और जो पहले हफ्ते की मीटिंग है और फॉरवर्ड गाइडेंस वहां पर कैसे निकल के आती है उस पर डिपेंड करेगा। तो दोनों ही जगह, दोनों ही सेक्टर्स के लिए काफी कुछ आगे जाकर बाजार में देखने के लिए। प्रथमेश वंदना एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए वक्त है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।